हम लोग डिस्कस कर रहे थे हंगर और मेल न्यूट्रिशन के बारे में, और आज हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? हाँ जी, अच्छा, राशन कार्ड। राशन कार्ड किसके नाम पे जारी होता है? ओल्डेस्ट फीमेल इन दी फैमिली, मैंने घर की सबसे जो बुजुर्ग महिला है उनके नाम पे ये जारी किया गया है। उसका पर्पस क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक तरह से एक प्रयास है कि महिलाएं लीड करें फैमिली में, तो वो एक बात थी इसके अंदर ना। क्या हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट डिस्कस कर लिया? यस सर। ठीक है, हो चुका है फूड सिक्योरिटी एक्ट। अंत्योदय अन्न योजना के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक अंत्योदय फैमिली को राशन कितना मिलता है महीने का? 35 केजी, और बाकी फैमिलीज को नॉर्मल। इसमें एडवांटेज ये है कि अगर अंत्योदय फैमिली छोटी है तो बेनिफिट है, तो बड़ी है तो बेनिफिट फिर कम हो जाता है। इसको से 35 किलो फिक्स है। आपकी फैमिली में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या फिर 13 लोग हैं, वो तो फिक्स है 35 किलो। पर बाकी फैमिलीज में 5 किलो मिलेगा राशन पर पर्सन। अब उसमें 10 लोग हैं फैमिली में तो 50 हो गए वो तो। बच्चों की रीजन क्या है? अब आप कहेंगे कि नॉर्मल फैमिलीज को 5 केजी पर पर्सन राशन दिया जा रहा है और 10 फैमिली मेंबर्स है मान लीजिए, तो 50 किलो मिल गया, और अंत्योदय वाले को मात्र 35 मिला। तो अंत्योदय फैमिली को राशन बहुत ही सस्ता दिया जाता है। इस कारण से 35 किलो का कैपिंग मीन्स रोक लगा के इतना ही देंगे, 35 किलो से ऊपर नहीं देंगे। जैसे 2 रुपए और 3 रुपए में अगर गेहूं और चावल मिलता है तो ये तो मिनिमम प्राइस है ना। फिर तो नॉर्मल फैमिलीज को महंगा मिलता है पर अंत्योदय को बहुत सस्ता मिलता है। ये बात इसमें थी। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की थी, ये डिस्कस हो गया क्या? नहीं हुआ डिस्कस वन नेशन? आइए चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड। अब बात की जाए कि ये स्कीम कौन से वर्ष में लॉन्च की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी बिगिनिंग करते हैं। लिखिए 2019 में शुरू। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2019। 2019 में ही योजना शुरू की जाती है। सही है। अच्छा, क्या इस स्कीम के बारे में कुछ क्लैरिटी ला पा रहे हैं? राशन कार्ड तो आप समझते हैं राशन कार्ड क्या होता है। वन नेशन वन राशन कार्ड मीन्स एक देश एक राशन कार्ड। अब हमारे देश में समस्या क्या है? जैसे मान लो आपका राशन कार्ड है हिमाचल का, तो आप पंजाब के डिपो से राशन उस राशन कार्ड पे नहीं ले सकते हैं। और आप बिहार के हैं और बिहार का आपका राशन कार्ड है, आप मध्य प्रदेश में राशन उस राशन कार्ड पे नहीं ले सकते हैं। होता अक्सर क्या है कि जो वर्कर फैमिलीज हैं, वर्कर मतलब मजदूर टाइप, यूपी और बिहार से काफी मजदूर आते हैं दिल्ली, चंडीगढ़ में, पुणे में, हैदराबाद में, बड़ी सिटीज के अंदर रोजगार के सिलसिले में आते हैं। और वो ऐसे तरीके से आते हैं कि साल में एक ही बार घर जाते हैं, कि जाना महंगा होता है उनको। अगर कोई पर्सन दिल्ली से बिहार जा रहा है, वर्कर है, तो लगभग बहुत पैसा उसका खर्च हो जाता है उस चीज के ऊपर। तो वो साल में एक आध 2 बार माने छठ पूजा में घर जाते हैं। चंबा में कई बिहारी मजदूर हैं, सुल्तानपुर में, ये छठ पूजा में साल में एक ही बार घर जाते हैं। रहते कहां है फिर? इधर रहते हैं, खाना यहां खाते हैं। तो राशन तो कहां मिलेगा? बिहार में। उसे हर महीने ढोके यहां लाएंगे, तो ये गलत है कि नहीं? इट मीन्स होना ये चाहिए था कि राशन कार्ड ऐसा हो कि अगर हम देश के नागरिक हैं ना, तो हमारे पास एक ऐसा राशन कार्ड हो कि हम किसी भी डिपो पे जाएं तो अपने उस महीने का कोटा जो है वहां से
ले आए, जो हमारे लिए रखा गया सरकार के द्वारा। मगर हद तो ये भी है, अगर आपका राशन कार्ड मान लो चंबा के जिस डिपो का है, आप दूसरे डिपो पे जाके भी राशन ले नहीं सकते थे, ये हद थी। जैसे मान लो आप चंबा में, आप सुल्तानपुर आपका डिपो है, तो आप सुल्तानपुर से हटकर मेला में राशन नहीं ले सकते हैं, अलाउड ही नहीं था, ये चलता ही नहीं था। तो जब इतनी सी दूरी पे अलाउड नहीं है, तो दो स्टेट्स कैसे अलाउ करेंगे दूसरे को आपस में? प्लस मेन बात इसमें क्या है कि राशन दिलवाता कौन है? ये जो राशन है ना डिपो में, ये दिलवाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो उत्तर है दोनों का इसमें योगदान है, एक की स्कीम नहीं है, ये सिर्फ ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अब मान लो राज्य सरकार भी पैसा खर्च करती है, और ये है, दोनों खर्च करते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। मगर आप जरा इमेजिन करिए कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पे जो बोझ है लोगों को फ्री में राशन देने का, वो उनको उन्हीं का होना चाहिए जो यहाँ के वोटर्स हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को राशन का दायित्व उनका देने का है। अब बिहारी लेबरर कितना रह रहा है नालागढ़ के अंदर, बिहार यूपी से काफी वर्कर जो यहाँ रह रहे हैं, अगर उनको भी हिमाचल सरकार राशन दे, तो वो थे तो बिहार के, राशन कौन दे रही है इनको? अब अदला बदली तो है नहीं इसके अंदर। अब हिमाचल का बिहार जाएंगे काम करने के लिए, तो वो काम ही नहीं है वहां पे, अदला बदली नहीं है। तो बिहार की सरकार के काफी लोग बाहर राशन ले रहे होंगे, तो क्या बाहर के लोग क्या बिहार जाएंगे राशन लेने के लिए? भाई आप लोग किसी के यहाँ शादी में 501 रुपए दे के आते, उम्मीद रखते ना वापस आने की, है कि नहीं है? अगर हिमाचल की सरकार बिहारियों को राशन दे रही यहाँ पे, तो क्या हमारे लोगों को बिहार की राशन देगी? वहां पे जाते नहीं यहाँ के लोग, क्यों? क्योंकि बिहार में रोजगार कहाँ है? वहां की जनता बाहर रोजगार के लिए भटक रही है, वहां रोजगार ही नहीं है। दैट इज वाई इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर मान लो बिहार का पर्सन हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश की सरकार उसे राशन यहां डिपो पे दे देती है, तो उस राशन वो दे दे, पर उस पैसे का भुगतान बिहार की सरकार करे। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए क्या होगा कि बिहार की लेबरर को, जहां वो सिर्फ रोज खाने का तक का ही कमाई करते हैं, अगर आपको मैं फ्रैंकली कहूं, ज्यादातर ऐसी लेबरर है जो 3 टप्पर उठाती है। आप सुल्तानपुर में देखिए ज्यादातर लोग कौन है, लोग जो यहाँ रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में, या 3 टप्पर उठाते हैं। इनके पास रोज का क्या बनता है? कोई 300 रुपए रोज का, मुश्किल से 300 रुपए बनाते हैं। तो 300 रुपए में क्या क्या करेंगे? उसमें उनकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, बहुत कुछ है। तो ये अगर दुकान से सारा राशन खरीदेंगे तो नेचुरली फिर दिक्कत की बात तो है ही है। इज इट ट्रू नॉट? तो सस्ता डिपो का राशन इनको भी मिलना चाहिए, यही भी मिलना चाहिए जहां ये रह रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब ये बात कहने के साथ साथ में एक बार आपको और कह दूं कि जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं 3 टप्पर उठाने वाले, तो विचित्र दुनिया वैसे तो देखिए कैसे है। कोविड के टाइम पे नौकरी लोगों के पास थी नहीं, रोजगार था नहीं, तो सरकार ने क्या करा, कुछ एनजीओ को बोला, एनजीओ जो होते हैं ना गैर सरकारी संगठन, कि आप जनमानस से पैसे लो डोनेशन के रूप में और गरीबों तक राशन पहुंचाओ। ऐसे गरीब जिनके पास खाने को पैसा नहीं बचा है, झुग्गी झोपड़ियों को राशन पहुंचाओ। तो चंबा में सबसे ज्यादा राशन कहां पहुंचा? सुल्तानपुर की झुग्गी झोपड़ियों में। अब वो चावल थे मोटे वाले चावल, दान जब करना तो फिर दान तो मोटी चावल दान हो गए ना वो तो। अब ये लोग मोटे चावल इनके पास हो गए, इन लोगों ने वो मोटे चावल दुकान में दिए और कहा बासमती दो के बदले, बाकी जो पैसा और है वो हमसे ले लो। लिटरली आई वाज शॉक्ड जब मुझे किसी ने बताया कि ये लोग चावल देने आए थे। इसका मतलब कि पॉवर्टी एक तो ये भी है कि जो बाहर से दिखती है, एक है जो बहुत घिनौनी, जो अंदर से दिखती है, जो बहुत घिनौनी है। जैसे अगर आप हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिलीज भी मोटे चावल खाती है और स्लम्स में रहने वाले लोग जो है बासमती खा रहे हैं, और उस जनता से पैसे उठा उठा कर डोनेशन ले लेकर उनको दिए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम इन दी एटीट्यूड। बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, मगर बासमती चावल खाने का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ,
इलिटरेसी बोलते हैं इसको, अनपढ़ता कहते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी सही नहीं है। आप उस चीज पे खर्च कर रहे हैं पैसा जिससे आपको कुछ मिलना नहीं है बाद में जाकर। बहरहाल ये तो हुआ एक तरह का पॉवर्टी का पैमाना जो हम आसपास में देखते हैं। अब एक है कि दिक्कतें हैं, सच में दिक्कतें हैं। जो वर्कर मजदूर लोग दूसरे प्रदेश में आते हैं, उनको डिपो से सस्ता राशन मिल जाए तो उनके किचन पे होने वाला खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। सो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम 2019 में लॉन्च की गई। इसका टारगेट था कि कब तक हमने ये स्कीम कर देंगे पूरी, दिसंबर 2021, ये इसका टारगेट था कि यहां तक हम इसे इंप्लीमेंट कर देंगे, राइट। तो अब कौन से मंत्रालय ने इस स्कीम को इनिशिएट किया था, तो लिखिएगा थोड़ा सा इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये मंत्रालय है। इसको बोलते हैं उपभोक्ता मंत्रालय। उपभोक्ता, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय कहते हैं, उपभोक्ता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से शॉर्ट में लिखिए सर। तो ये स्कीम का उद्देश्य था कि इसको दिसंबर 2021 तक इंप्लीमेंट करना है, राइट। अब ये स्कीम अब होना क्या था कि इस स्कीम को हमें इंप्लीमेंट कैसे करना था। जो राशन कार्ड थे, पहले वाले राशन कार्ड कैसे होते थे, ये राशन कार्ड ज्यादातर कैसे वाले थे, ऑफलाइन में चलने वाले, जिसमें कि पेन लिया और उस पर लिख दिया कि इस महीने इस फैमिली को राशन दिया जा चुका है, डिपो होल्डर उसको लिखता था। आजकल के राशन कार्ड कैसे हैं, डिजिटल राशन कार्ड है कि नहीं। और ये हैं, ये चलते हैं जीपीएस पे, जीपीएस पे चलते हैं, माने जैसे अगर आपने राशन लिए किसी डिपो से ना, तो लोकेशन आपकी ट्रैक हो जाएगी कि आपने फलने जगह से राशन उठा लिया है। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होती रहेगी ताकि आप कहीं भी जाके राशन लें। सपोज मैं रहने वाला हूं चंबा का और मैं किसी महीने गया मध्य प्रदेश और मैंने वहां जाके राशन ले लिया, तो मेरी डिटेक्शन हो जाएगी, मैंने फलने जगह से डिपो से राशन ले लिया है। इस तरह से कोई रोक टोक मुझ पर नहीं है, मैं जिस भी जगह से चाहूं वहां से राशन ले सकता हूं। ये बेनिफिट्स हैं। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस का फुल फॉर्म है। तो ये राशन कार्ड में जीपीएस फैसिलिटी अब इंसर्ट की गई है, जिसमें लोकेशन उनके ट्रैक की जा रही है ताकि चेक एंड बैलेंस प्रॉपर मेंटेन रहे कि फलने को राशन दिया जा चुका है पर्सन को। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब एक बात इसमें अगर मैं और ऐड करना चाहूं जीपीएस के अंदर, तो वो ये है कि जीपीएस का पर्पस क्या है, एक लोकेशन ट्रैक करना, लोकेशन ट्रैक करना, राइट। और मेन लोकेशन ट्रैक करना ही है इसका पर्पस। अगर आप गाड़ी चलाते हो, आपको जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, उसकी लोकेशन डाल देते हैं, है कि नहीं है। गूगल मैप पे आप क्या डालते हैं, उसकी लोकेशन। ये चलते कैसे हैं, जीपीएस पे चलते हैं, जीपीएस पे। तो हर फोन में इनबिल्ट क्या है, जीपीएस, हमें एक्स्ट्रा से उसको डालना नहीं पड़ता है, इनबिल्ट है हर फोन के अंदर। तो ये जीपीएस बनाया किसने है, यूएसए ने, अमेरिका ने। तो जीपीएस सिस्टम इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज बिल्ट बाय अमेरिका, यूएसए। तो पहले क्या दिक्कतें थी हमें, जैसे मान लो कहीं भी जाना हो तो डिफरेंट पॉइंट्स हम पूछ रहे हैं लोगों को भी, ये रास्ता कहाँ जाता है, हमने वहां जाना है, बताओ लेफ्ट लेना है राइट लेना है, काफी कंफ्यूजन रहती थी पहले तो। अब क्या है, ये जरूरी नहीं कि आपको जगह पता हो, आप बस लोकेशन डाल दो उसकी, गली वली से होते हुए आपको वहां वो पहुंचा देती है जीपीएस। कितना आसान हुआ है। जो न्यू ड्राइवर्स लोग हैं जिनको गाड़ी चलाने आती है पर वो घूमे ज्यादा नहीं है, तो अब उनको कहीं भी पहुंचने में दिक्कत नहीं है बिकॉज ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस का एक इंडियन के लिए ड्रॉबैक क्या है कि किसने बनाया इसको, अमेरिका ने। तो अमेरिका जानता है
कि इंडिया का कौन सा फोन किस लोकेशन पे है, उसको मालूम है। हम जब भी चलते हैं कहीं को भी गाड़ी में, तो अमेरिका जानता है कि भारत की रोड में कितनी गाड़ियां, रोड पे कितनी गाड़ियां चल रही हैं, जिन्होंने जीपीएस ऑन कर रखा हुआ है। तो हमारी हर एक पोजीशन के बारे में अवेयर कौन है? अमेरिका। ये प्रॉब्लम है फिर। तो इंडिया को जल्दी से जल्दी अपना पोजीशनिंग सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज अमेरिका हमारी हर लोकेशन को जानता है कि फलने जगह में कितने लोग रह रहे हैं, कौन रोड पे कितने लोग जा रहे हैं जिनका जीपीएस ऑन है। इस तरह से इवन आपने कुछ भी जैसे करना, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी लोकेशन को ट्रैक करने की परमिशन मांगता है ना आपसे, कि एक्सेप्ट करते हैं आप फोटोज पे, गैलरीज पे, फिर लोकेशन पे भी आता है वो। लोकेशन में को यस करना पड़ता है, जिससे एक कंपनी जान जाती है कि फलने पर्सन ने मोबाइल कहाँ ऑन किया है इस जगह में, तो उनको प्रॉपर उनको आइडिया मिल जाता है इस तरह से। अब जी फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम नेक्स्ट है, फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम। फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम, फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम। तो व्हाट इज फोर्टिफिकेशन? फूड तो हम जान गए फूड क्या होता है, फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग, fortification means process of adding nutrients, पोषक तत्वों को ऐड करना फूड के अंदर। आपको एग्जांपल दूंगा मैं, चिंता न करिए। अब देखिए मैं इसमें कुछ बातें ऐड करूंगा। फॉर एग्जांपल फूड फोर्टिफिकेशन में हो रही है राइस फोर्टिफिकेशन फिलहाल इंडिया में जो अभी की जा रही है, वो क्या की जा रही है? राइस फोर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या कि चावल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएंगे। ज्यादातर केसेस में आम जनता जो चावल खाती है, ज्यादातर लोग चावल डेली खाते हैं, ज्यादातर के मैक्सिमम चावल डेली खाते हैं। तो और इवन मिड डे मील में क्या मिलता है? चावल मिलते हैं। अब जो चावल वो खाते हैं ना, मिड डे मील के बच्चे या आम जनता भी चावल जब कंज्यूम करती है, उन चावल में न्यूट्रिशंस बहुत कम होते हैं, जिस कारण हेल्थ बेनिफिट्स उसके हमें प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो अब राइस में क्या ऐड किया जा रहा है? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन या विटामिन B12, ये तीन चीजें राइस में ऐड की जा रही हैं। एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में फूड फोर्टिफिकेशन स्कीम के तहत चावल में क्या ऐड किया जा रहा है? आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। बॉडी की तंदुरुस्ती के लिए, उसकी फिटनेस के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आयरन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए स्कूल्स में आपको भी आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिली होंगे। जब देखो, जब आपकी एज होती है 15, 16 साल, 12 साल, तो ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, और उस समय पर ग्रोथ के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ पर्पस। अब मिड डे मील स्कीम के तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को लंच करवाते हैं मिड डे मील में। वो जो चावल है अगर उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं होगा, तो हम तो उनको खाना दे रहे हैं, हम इस गवर्नमेंट उनको खाना दे रही है, मगर उन बच्चों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? बात है कि नहीं है? एक अच्छे फूड का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का उसमें होना। यदि आप घास फूस खा लें, कुछ भी जैसे बना घास ले आए, राइट, तो उससे क्या मिलेगा? जंगल में जब कोई लोग सब्जी वगैरह
होते कई लोग जंगल में ढूंढते हैं सब्जियां, अच्छी अच्छी सब्जियां ढूंढ लेते हैं। अब लोगों ने इतने साल के स्ट्रगल के बाद कुछ इन्वेंट किया है, इसे कसौड़ कहते हैं, ये गुच्छी होती है। तो बाकी जो 1000 तरह की चीजें उसमें पड़ी हुई हैं, उनको क्यों नहीं खा लेते वो लोग? उन्होंने टेस्ट किया है, ट्राई किया, कई बार खा के मरे भी होंगे, है कि नहीं है, पर ट्राई किया और देखा कि इसमें न्यूट्रिशन नहीं है। इसलिए जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसकी प्रायोरिटी मेन क्या रहती है? न्यूट्रिशन उसमें होना चाहिए। अब राइस में नहीं है तो उसमें ऐड किया जा रहा है। तो ये बात है राइस फोर्टिफिकेशन की। और इस स्कीम का टारगेट है 2024, टारगेट है, टारगेट ईयर 2024, विच मीन्स 2024 तक फूड फोर्टिफिकेशन की स्कीम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। तो जो भी हम चावल खाएंगे दुकान से लेकर या डिपो से लेकर, उसमें न्यूट्रिशन होगा ही होगा, है ना। तो ये बात है जो हमें जाननी चाहिए फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आप समझ गए, वैसे तो लिखा इंग्लिश में है, तो प्रधानमंत्री के नाम पे स्कीम है, गरीबों के कल्याण के बारे में है। अन्न मतलब राशन यहां दिया जाएगा, ये अन्न के बारे में, ये राशन के बारे में, राशन दिया जाएगा। अब बात हम करते हैं इसके अंदर, तो 1 अप्रैल 2020 में स्कीम लॉन्च होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 2020 में ये स्कीम लॉन्च होती है, शुरू, जिसमें क्या था, 5 kg एक्स्ट्रा राशन, कहां से? डिपो से। डिपो से 5, जो मिलता है सो मिलता ही है, जो मिल रहा था सो तो मिल ही रहा था। 5 किलो पर पर्सन एक्स्ट्रा देंगे, 5 किलो पर पर्सन क्या देंगे जी? एक्स्ट्रा राशन देंगे। तो ऐसा क्यों सरकार ने किया? एक्स्ट्रा राशन देने की बात क्यों कही सरकार ने? वो इसलिए क्योंकि 2020 की हम बात करें तो आप जानते हैं कि आई थिंक 24 मार्च था, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, 24 मार्च 2020 में देश में संपूर्ण लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था, याद है? उसके बाद क्या हालात हुए थे? सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई पूना से, कोई कहां कहां से आ रहा था वापस अपने गांव की ओर। पैसा है नहीं, रोजगार है नहीं। हालात ये तक थे कि गांव में लोग मजबूर हो गए थे खेती करने के लिए, और सरकार ने कोशिश किया कि चूंकि हालात ठीक नहीं है तो पर पर्सन एक्स्ट्रा राशन देना चालू कर दो, और दिया था कोविड-19 की इस बैड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अब कितने करोड़ लोगों को दिया गया? 80 करोड़, क्योंकि हमारे देश की 80 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, उस हिसाब से दिया गया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पर पर्सन राशन जो है वो दिया जाता है, 5 किलो पर पर्सन राशन डिपो से, एक्स्ट्रा राशन।
और इस स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया था जैन 2023 पे, डिसकंटिन्यूड फ्रॉम जैन 2023। तो ये स्कीम शुरू की गई एक्स्ट्रा राशन देने की फ्रॉम 1 अप्रैल। रीजन क्या था? कोविड-19 की महामारी, लोगों के पास पैसा बचा नहीं, नौकरी से निकाल दिए गए। उसके बाद इस स्कीम को डिसकंटिन्यू किया गया फ्रॉम 1 जैन 2023। सही है। तो सरकार ने सपोर्ट किया ऐसी कंडीशन में, और आपको मैंने इधर कहा भी था कि हमारे देश में जो राशन है आता कहां से है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम से आता है, एफसीआई के गोदाम से आता है। और राशन इतना हमने रखा है वहां पे सरकार ने कि 3 साल तक भी अगर एक भी दाना भारत में अनाज का पैदा ना हो तो भी भारत के सभी लोगों को सरकार खाना खिला सकती है 3 साल के लिए। इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड प्रेपरेशन। ये होती है प्रेपरेशन। गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर्ड है हमको लेकर, राइट? गवर्नमेंट कितनी प्रिपेयर्ड है, पर क्या ह्यूमन बीइंग प्रिपेयर्ड है? इंडिविजुअल प्रिपेयर्ड है? कोविड-19 के हालात जब पैदा हुए तो इस देश के कई फैमिलीज प्रिपेयर नहीं थी इस बात के लिए, और त्राहिमाम हो गई थी। और ज्यादातर कौन प्रिपेयर नहीं होते हैं? जिनका सेविंग की ओर ध्यान नहीं होता है। और ये कौन सी फैमिलीज हैं जो कमाती हैं खाने के लिए? सिर्फ लेबर क्लास, ज्यादातर कम्युनिटीज वो कमाती हैं खाने मात्र के लिए। प्रायोरिटी सही नहीं है। प्रायोरिटीज में हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ऊपर है। तो रीजन क्या है? प्रायोरिटीज सही नहीं है। जैसे मुझे आप भी याद है, व्हेन आई वाज इन 4th या 5th क्लास, 6th क्लास मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं, और हमारे गांव के बगल में ही एक हाइड्रो पावर प्लांट, वो पानी से बिजली बनने वाला प्लांट लग रहा था। बहुत सारे लोगों को नौकरी में वहां मिली 5-6 साल के लिए, जब तक प्लांट वो चल रहा था काम उसका, उस प्लांट का। तो वहां बिहारी लेबर भी आई इस एरिया में काम करने के लिए। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे घर में रूम ले लिया गांव में। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन दीज पीपल, तो हर वो तीसरे दिन मतलब मुर्गा लेके आते थे, उसके पंख निकालकर मतलब रूम के बाहर वो लेके आते थे। और हर सेकंड डे में चीनी हल्दी मांगने आते थे, राइट? चीनी हल्दी हर सेकंड डे मांगने आते थे कि चीनी है, थोड़ी सी खत्म हो गई है। ये तो इससे क्या मालूम चलता है? उनकी प्रायोरिटी सही नहीं है कि जब पैसा आ रहा है तो बिरयानी बन रही है, और पैसा नहीं है तो चीनी भी नहीं है। तो दीज आर दी प्रायोरिटीज। दैट इज वाई अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को सही रखना पड़ेगा। और प्रायोरिटी से कहां जाएंगे? हमारी एजुकेशन के ऊपर। तो हाउ मच वी स्पेंड फॉर अदर थिंग्स एंड हाउ मच वी स्पेंड फॉर द एजुकेशन। देखिए आज हम लोग कितना डेवलप्ड हैं। एक जमाने में हम आदि मानव जैसे थे, कैसे रहते होंगे यार, इमेजिन करिए। बाकी जानवर वैसे रह गए, ह्यूमन बीइंग कहां से कहां पहुंच गया, बिकॉज ऑफ व्हाट? मेंटल डेवलपमेंट। तो दुनिया के अंदर जो वर्चस्व ह्यूमन बीइंग का बना है कि प्लेन तोड़ता है, समुद्री जहाज में कहां से कहां पहुंच जाता है, मिसाइल, सैटेलाइट्स, बिकॉज ऑफ व्हाट? दिमाग ना। तो हमें भी दिमाग के ऊपर प्रायोरिटीज देनी चाहिए। ज्यादातर बुक्स खरीदनी चाहिए, मैगजीन खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बात मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? नूडल्स हो, ये थोड़ा अगर कम भी खा लेंगे ना और एक बुक लेंगे तो उससे क्या होता है? उससे हमारी जो प्रायोरिटीज है ना वो साफ पता चलती है, जो ऊपर वाला दिख रहा होता है। देखिए अंत में सफलता कैसे मिलती है? व्हेन यू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम समवेयर, ऊपर से जो ब्लेसिंग आपको मिलती है। और ब्लेसिंग्स पूजा करने से नहीं मिलती है, वो कैसे मिलती है? आपकी प्रायोरिटी से मिलती है। यदि आपने बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया पर आपने किताबों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, या आपने पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो मिलती ना सफलता। तो ये जो कम्युनिटी में बात कर रहा हूं, जो मैंने कहा, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रही है, मगर
हर सेकंड थर्ड डे जो है वो बिरयानी खा रही है। तो क्या ये फैमिली आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तभी कहते हैं कि गवर्नमेंट को साथ साथ में कोशिश करनी चाहिए कि बहुत स्ट्रिक्टली ये जो फैमिलीज स्लम्स में रहते हैं, इनके बच्चों को स्कूल तक किसी भी हाल में पहुंचाना चाहिए, ताकि पिछली नस्ल तो गई, अगली नस्ल खराब ना हो जाए, इसी काम में इन्वॉल्व होकर। आगे बात करें स्कीम तो चलो खत्म हो गई, और हम बात करें कुकिंग गैस सिलेंडर। तो खैर उज्ज्वला योजना थी, इसमें कोई खास बात नहीं है। हंगर मैन्यूट्रिशन के ऊपर है कुछ पॉइंट्स। और अब हम बात करेंगे इसके अंदर पोषण अभियान तो नहीं हुआ है। हाँ, पोषण अभियान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। पोषण अभियान, पोषण पोषण अभियान। सो व्हाट इज द पोषण अभियान? अभियान तो आप जानते क्या होता है, द कमीशन, राइट। और पोषण का मतलब है पोषित करना, मीन्स न्यूट्रिशन या अच्छा खाना मुहैया करवाना लोगों को, है ना। ये न्यूट्रिशन हो गया। अब हम बात करें हमारे देश में आज की, हम डिस्कस करें कि हमारे देश में बीपीएल फैमिलीज कितनी है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, 2011 के सेंसस के अनुसार 21% भारतीय बीपीएल में है। बीपीएल मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन में है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीद नहीं सकते, जिस कारण उनको मेल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ता है, कुपोषण का शिकार होना पड़ता है, राइट। पोषण अभियान का पर्पस क्या है कि भारत के लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मुहैया करवाना, ये पोषण अभियान का पर्पस है। और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसे टॉप पे लिखिए, लॉन्च हुआ 2018 में। ज्यादातर केसेस में आपके एग्जाम में पूछी जा रही चीजें कि ये अभियान या स्कीम कब लॉन्च हुई, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां से है इस चैप्टर का। अब बात करें सेकंड पॉइंट में, हमारे देश में 1/3 महिला ऐसी हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स कम है, मैंने उनका जो एज के हिसाब से उनका जो बॉडी वेट है वो अंडर वेट है। 1/3 विमेन, सेकेंड पॉइंट में 1/3 विमेन आर अंडरवेट। तो अंडरवेट का मतलब समझे ना आप, मीन्स वो एक मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, अंडरवेट है, कुपोषित है। 1/3 महिला हमारे देश में क्या है, कुपोषित है। अब अगली बात, इन बातों को ध्यान रखते हुए इसे लॉन्च किसने किया है, कौन से मंत्रालय के अधीन आती है स्कीम? जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसके अधीन ये स्कीम आती है। ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट हमने यहां लिखे थे,
भारत में कितनी स्टंटिंग की प्रॉब्लम है? स्टंट की हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट में। व्हाट इज स्टंटिंग? स्टंट होना मतलब देखो दुबला, आपने मूवी देखी पीके? पीके में एक लंबा सा आदमी आता है, अजीब सा आदमी, पतला सा होता है और लंबा काफी होता है, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। जब भी पर्सन बहुत दुबला सा हो, बहुत दुबला सा, दैट इज कॉल्ड स्टंटिंग। ये भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। तो भारत में 35% बच्चे क्या हैं? स्टंट है। इमेजिन करिए 35 कितना होता है? 35% बहुत ज्यादा होता है। स्टंट अगर बात की जाए, बाकी तो इसमें कोई और बात नहीं है। अनीमिया की बात करेंगे, पांचवा, ANEMIA। अनीमिया मीन्स खून की कमी होना। तो अनीमिया की बात करें तो भारत की 62% वीमेन क्या हैं? अनीमिक, मतलब उनमें खून की कमी है। तो ये है डेटा। पोषण अभियान इसी के ऊपर टारगेट करता है कि हमें लड़ना है इन चीजों से, इसे ठीक करना है, राइट? तो गांधी जी ने कहा था कि अगर एक शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका दिमाग भी स्वस्थ नहीं होगा। ए हेल्दी बॉडी कैन हैव हेल्दी माइंड। अगर शरीर में ही समस्या है, कमजोरी है, हेल्थ ठीक नहीं, चक्कर आ रहे हैं, तो दिमाग प्रॉपर काम कैसे कर सकता है? इसलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया कि पहले हम लोगों की हेल्थ पे फोकस करेंगे। हेल्थ मतलब न्यूट्रिशन देने पे फोकस करेंगे, उसके बाद फिर जाके एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर टारगेट करेंगे। तो क्लास प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ और न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करके, नहीं हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया, बस एक दो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्कस करूंगा, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट।